और गोस्वामी बोलता उससे पहले ही भागता हुआ एक दूसरा व्यक्ति आया और बोला, गोस्वामी। गोस्वामी सब बर्बाद हो गया। पता नहीं कैसे नाका वाले अड्डे पर पुलिस की रेड पड़ गई और करोड़ों का माल पकड़ा गया और हमारे पीछे वाले गोदाम में भी आग लग गई। गोस्वामी सब कुछ जल गया, गोस्वामी सब कुछ जल गया। दूसरा व्यक्ति आकर बोला तो गोस्वामी के चेहरे की हवाएं उड़ गई। वो भागता हुआ पीछे वाले गोदाम में पहुंचा तो देखा आग की लपटों ने पूरे गोदाम को घेर रखा था। किंग, गोस्वामी जोर से चीखा। अब आगे रश्मि बेड पर सो रही थी। जब रुद्राक्ष वापस कमरे में आया और रश्मि की तरफ देखा, रश्मि का चेहरा चांद की रोशनी में धूप सा खिला हुआ था। उसके गुलाब से होंठ जिस पर मुस्कान ठहरी हुई थी। रुद्राक्ष की नजरें रश्मि के चेहरे पर अटक गई। वो रश्मि की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके बगल में बैठते हुए वो एकटक रश्मि के चेहरे को निहार रहा था। फिर धीरे से बोला, रश्मि, हम जानते हैं आप हमसे नफरत करती हैं और इसलिए इस शादी को भी नहीं मानना चाहती। और हो भी क्यों ना, हमारी पहली मुलाकात भी तो कोई बहुत अच्छी याद नहीं थी आपके लिए। तब हम पूरी दुनिया पर राज करते थे। हमारे लिए हमसे बड़ा कोई नहीं था। राज तो हम आज भी करते हैं, मगर आपके आने के बाद से अब सब बदलने लगा है। रश्मि, हम बदलने लगे। हमें भी अब आपकी नफरत से फर्क पड़ने लगा है। पता नहीं क्यों, बस अब आपकी नफरत यहाँ चुभती है। रुद्राक्ष अपने दिल की तरफ इशारा करता है। दिल करता है कि आपको कसकर गले लगा लूं और कहूं कि प्लीज आप हमसे नफरत मत करें। नहीं जी सकते हम आपकी नफरत के साथ, नहीं जी सकते हम, कहकर रुद्राक्ष उठा और उठकर वॉशरूम में चला गया। रुद्राक्ष के जाते ही रश्मि ने आंख खोलकर वॉशरूम के दरवाजे की ओर देखा। फिर धीरे से कहा, नहीं, हम आपको कभी नहीं अपनाएंगे और ना ही इस शादी को, क्योंकि, कहते हुए रश्मि चुप हो गई और वापस से अपनी आंखें मूंद ली। तभी दरवाजे से रुद्राक्ष वापस आया और रश्मि के बगल में जाकर लेट गया। अगली सुबह रश्मि आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। जब रश्मि के कमरे का दरवाजा खुला, ऋषि और नंदिनी खड़े थे। भाभी, आप तैयार नहीं हुई अभी तक, वो माँ आपको नीचे बुला रही थी। नंदिनी ने कमरे के अंदर आते ही कहा, हाँ हम तैयार हैं, वो हम आ ही रहे थे। रश्मि ने कहा। फिर उसकी नज़र ऋषि के ऊपर पड़ी जो अभी भी नींद में था और जम्हाई ले रहा था। उसे देख रश्मि मुस्कुरा दी। फिर उसे गोद में उठाते हुए बोली, अरे ये तो हमारे ऋषि को अभी भी नींद आ रही है, मगर कल रात कोई कह रहा था उसे अपने रूद मामू जैसा बनना है। हाँ हाँ मामी बनना है ना हमें। रश्मि की बात सुन अचानक से ऋषि बोल पड़ा, अच्छा वो कैसे? रश्मि ने पूछा तो नंदिनी मुस्कुराने लगी। फिर रश्मि आगे बोली, आपके रूत मामू तो सुबह ही उठकर अपने काम करने की जगह पर चले गए और आप तो अभी तक नींद में ही है, तो क्या ऐसे आप रुद्र मामू की तरह बनेंगे? नहीं नहीं मामी, हम उठ गए हैं ना, देखिए अब हमें नींद भी नहीं आ रही, अतः अब हम स्कूल जाने के लिए तैयार होने जा रहे हैं, वरना हमारी बस छूट जाएगी। बाय मामी। माँ चलिए, कहते हुए ऋषि बाहर भाग गया। मान गए भाभी, आप ना सच में कमाल हो। हम कितनी देर से परेशान हो रहे थे, लेकिन आपने एक झटके में ही हमारे लाड साहब को सुधार दिया। आते हैं हम भाभी, और आप भी आ जाए। चलिए नंदिनी, हम भी चलते हैं। कहते हुए रश्मि भी नंदिनी के साथ निकल गई। दूसरी तरफ, गोस्वामी, मुझे माफ कर दो, मैं पता नहीं लगा पाया कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, मगर मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि एक दिन मैं उसके बारे में सब पता कर ही लूंगा। फिर उसका वो दिन आखिरी दिन होगा। एक व्यक्ति गुस्से से अपना शराब का गिलास खत्म करते हुए बोला, मगर गोस्वामी कुछ नहीं बोला। वो अभी भी एकटक सामने देख रहा था। उसकी आंखों के आगे अभी भी उसका जलता हुआ गोदाम दिखाई पड़ रहा था, जिसकी लपटों में वो अंदर ही अंदर जल रहा था। उसने अपने शराब का गिलास उठाया और वही सामने देखते हुए दीवार पर दे मारा, जिससे शराब से भरा गिलास टूटकर चकनाचूर हो गया। वो दूसरा व्यक्ति जिसने अभी अभी शराब को अपने गले से उतारा था, एक पल में ही उसका सारा नशा उतर गया। किंग, मैं जानता हूँ ये सब तूने ही करवाया है। छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को, नहीं छोड़ूंगा। मरेगा तू किंग, मरेगा, कहकर गोस्वामी जोर जोर से अट्टहास करने लगा। वो दूसरा व्यक्ति हैरत से अभी भी गोस्वामी को देख रहा था। किंग, काम हो गया। गोस्वामी का वो गोदाम पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। नाका वाले अड्डे पर पुलिस की रेड डलवा कर उसका करोड़ों का माल भी पकड़वा दिया। अंकित ने बताया तो सामने किंग चेयर पर बैठा रुद्राक्ष मुस्कुराने लगा। फिर टेबल पर झुकते हुए आराम से बोला, गुड जॉब अंकित, वेरी वेरी गुड जॉब। कहते हुए रुद्राक्ष मुस्कुरा रहा था, साथ में अंकित भी। तभी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
दरवाजे पर एक आवाज ने रुद्राक्ष और अंकित दोनों का ध्यान खींचा, जिसे देख दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अम्बरुज तुम। रुद्राक्ष ने अपनी बाहें खोल अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ा। अम्बरुज ने भी अपनी बाहें खोल ली। रुद्राक्ष और अम्बरुज भी एक दूसरे के गले लगे हुए थे। अंकित भी अपनी जगह खड़ा होकर उन दोनों को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। रुद्र कैसे हो यार, अम्बरुज ने भरे गले से कहा। रुद्राक्ष की भी आंखें नम हो आई थीं। जैसा छोड़कर गया था वैसा ही हूँ, तेरे बिना अधूरा सा, रुद्राक्ष ने कहा, और फिर उसकी आंखें भी बहने को तैयार हो गई। तो मैं कौन सा पूरा हो गया हूँ, कहते हुए अम्बरुज की भी आंखें पनीली हो गई। फिर जल्दी से अपनी आंखें साफ करता हुआ बोला, अच्छा वो छोड़, ये बता कि तूने मेरे बिना शादी कैसे कर ली। अम्बरुज ने पूछा तो रुद्राक्ष भी मुस्कुरा उठा। अरे अरे ये देखो, ये तो साहब मुस्कुराने भी लगे। इन साहब ने मुस्कुराना कब सीखा? अरे अंकित तुम ही बोलो, ये तुम्हारे किंग साहब मुस्कुराने कब से लगे? हाँ, अम्बरुज ने कहा तो अंकित भी मुस्कुराते हुए अम्बरुज के कंधे पर हाथ डालते हुए बोला, वो क्या है ना दोस्त, जब आपके पास वो हो जिसकी चाहत आपको बरसों से हो तो इंसान मुस्कुराना तो क्या खुलकर जीना भी शुरू कर देता है। मतलब कि ये कि हमारी भाभी ने इन्हें मुस्कुराना और जीना दोनों सिखा दिया है। अम्बरुज ने अंकित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो अंकित और रुद्राक्ष दोनों मुस्कुरा दिए। शाम का वक्त था। रश्मि नंदिनी के साथ किचन में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। बाहर सोफे पर रुद्राक्ष की दादी अधिराज जी, सुगंधा जी, शलाखा और बलवंत जी भी बैठे थे। वहीं ऋषि अपने पापा के साथ वीडियो गेम खेल रहा था और एक दूसरे सोफे पर कामिनी अपने नेल्स पर नेल पेंट लगा रही थी। वहां बैठे सभी लोग उन दोनों बाप बेटे की नोक-झोंक को एंजॉय करते हुए मुस्कुरा रहे थे। डैड आप देखिएगा, इस बार मैं ही आपको हराऊंगा। वो तो तब बेटा जी जब मैं आपको जीतने दूंगा। हर बार की तरह इस बार भी मैं ही जीतूंगा। नो डैड आप मुझे नहीं हरा सकते। ऋषि की आंख भर आई थी कि तभी तो मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। एक आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। दरवाजे पर एक अनजान शख्स को देखते हुए ऋषि चीखा, अम्बरुज अंकल। अम्बरुज नाम सुनते ही सबके चेहरे खिल गए। वहीं रितेश के चेहरे पर हल्का रोष उतर आया। अम्बरुज। रुद्राक्ष की दादी नाम पुकारते हुए उसके पास आई तो अम्बरुज उनके पैरों को छूते हुए, नमस्ते दादी माँ। फिर बाकी सबके पैर छूते हुए बाकी सबसे मिला। अंत में अम्बरुज रितेश के सामने आकर रुका, कैसे हो रितेश? फाइन, और तुम? मैं भी, अम्बरुज ने चारों तरफ नजरें घुमाते हुए बोला, जिसे देख रितेश अपनी हाथों की मुट्ठी कसता जा रहा था। तभी दादी माँ आप सबकी चाय आ गई है, कहते हुए नंदिनी सामने देखकर एकदम से चुप हो गई। अम्बरुज ने भी नंदिनी को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो उसके पास जाकर, कैसी हो नंदिनी? हम अच्छे हैं अम्बरुज जी, कहते हुए नंदिनी नजरें चुराने लगी। नंदिनी तुम अब तक नहीं बदली ना, बिल्कुल वैसी ही प्यारी और मासूम हो, अम्बरुज ने मुस्कुराते हुए धीमे से कहा, जिसे देखकर रितेश की नसें तन गई। उसकी आंखों में लाली उतर आई थी, जिसे देख कामिनी को रितेश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो रितेश के पास धीरे से आई और फिर बोली, रितेश आपको नहीं लगता तुम अपना गुस्सा गलत जगह लगा रहे हो? इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करो, अंडरस्टैंड। इतना कहकर कामिनी शलाखा जी के समीप खिसक गई। रितेश कामिनी की बात सुनकर कामिनी की ओर देखने लगा था। तभी रुद्राक्ष भी अंकित के साथ अंदर आ गया। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।